बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप को हम शॉर्टली सीआरओ भी कहते हैं या इसको हम कैथोड रेज ट्यूब भी कहते हैं। मीनिंग उसके क्या है? कैथोड रेज ट्यूब हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के वेवफॉर्म को स्टडी कर सकते हैं। द डिवाइस विच इज यूज्ड या विद द हेल्प ऑफ विच we can observe the waveform of electric signal is called cathode ray oscilloscope। वो डिवाइस जिस डिवाइस के थ्रू हम इलेक्ट्रिक सिग्नल के वेवफॉर्म को स्टडी कर सकते हैं, उसके प्रॉपर्टी को डिस्कस कर सकते हैं, उस डिवाइस को हम कहते हैं कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो फर्दर क्लियरिटी हो जाएगी। The device which is used to display and analyze the waveform of electronic signals is called cathode rays tube। वो डिवाइस जिसकी मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के वेवफॉर्म को प्लॉट कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। दिस डिवाइस इज एक्चुअली कॉल्ड कैथोड रेज ट्यूब। नेक्स्ट, ग्राफिकली डिस्प्ले वेरिंग वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कैथोड रेज ट्यूब के जरिए से हम जो भी हमारे पास टाइम के साथ वेरी होती है अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज, उसके ग्राफ को हम ग्राफिकली डिस्कस कर सकते हैं, उसको प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ ग्राफ बनाए हैं। देखो, ये मेरे पास साइन वेव के लिए ग्राफ है, ये मेरे पास स्क्वायर वेव है, ये ट्रायंगुलर है और ये टूथ शेप में है। अभी डिटेल से हम पढ़ते हैं कि किस तरह ये इसकी प्लॉटिंग होती है। कंस्ट्रक्शन किन किन फैक्टर से हमारे पास ये कैथोड रेज ट्यूब बनता है, तो उसके अंदर हमारे पास 3 मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन गन होता है, दूसरा हमारे पास डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है और थर्ड हमारे पास स्क्रीन होती है। वन बाय वन हम उसको पढ़ते हैं। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने थर्मियोनिक इमिशन को पढ़ा था, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉन गन को डिस्कस किया। एक्चुअली ये कैथोड रेज ट्यूब उन्हीं का एक कंबाइंड वर्जन है। वो तमाम फैक्टर जो है यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। वर्किंग में यहाँ पर एक्सप्लेन करवाता हूँ। देखो, मैंने एक कैथोड रेज ट्यूब बनाया है। कैथोड रेज ट्यूब ये आपके पास इधर देखो, मैंने एक वैक्यूम में बंद किया हुआ है, एक शीशे के ग्लास में ये बंद होता है। इंटरनल इनके अंदर 3 किस्म की चीजें होती है। एक इलेक्ट्रॉन गन होता है, दूसरा डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है और थर्ड उसके आखिर में फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है जो हमें पिक्चर दिखाई देता है। यहाँ पर आप इधर फोकस करें। देखो, मैंने एक कैथोड रेज ट्यूब लिया है। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक फिलामेंट रखा हुआ है। फिलामेंट के साथ मैंने वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट किया हुआ है जो कि हाई वोल्टेज हो जाएगा, 6.3 वोल्ट होगी, इससे कम नहीं होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है कि फिर हमारे पास जो थर्मियोनिक इमेजन है वो अचीव नहीं हो सकता। थर्मियोनिक इमेजन के थ्रू ये फिलामेंट हीट अप हो जाएगा। जैसे ही वोल्टेज की वजह से ये हीट अप हो जाए तो इसके सामने मैंने ये जो ब्लैक कलर आपको दिखाई देता है, ये मैंने कैथोड लिया हुआ है। कैथोड जैसे ही ये फिलामेंट हीट अप हो जाए वोल्टेज की वजह से, तो ये हीट अप हो जाएगा, इनडायरेक्ट इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी। जब ये कैथोड हीट अप हो जाए तो इससे बीम की सूरत में इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएगा, यानी थर्मियोनिक इमेजन अचीव हो जाएगा। अब उसके सामने हमने क्या रखा है? ग्रिड। ग्रिड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ग्रिड के थ्रू हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल कर सकते हैं और ये हमने नेगेटिव प्लेट के साथ कनेक्ट किया होता है या इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ग्रिड में ये इलेक्ट्रॉन गैदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में जमा होते हैं। जब कैथोड से निकलेंगे तो ये ग्रिड की तरफ जाएंगे, ग्रिड में ये जमा होंगे। अब अगर हमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हम इसको ऑफ कर देंगे। जब ये ऑफ हो जाए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इस ग्रिड में जमा हो जाएंगे। अगर हम उसको कंट्रोल करना चाहिए, फर्दर इलेक्ट्रॉन मुझे नहीं चाहिए, तो जैसे हम इसको ऑन करें तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, फिर कैथोड से फर्दर इलेक्ट्रॉन ग्रिड की तरफ नहीं जा सकते। अब ग्रिड तक इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, अब उसकी जो स्पीड होती है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन गन में भी ये बताया था कि ये लो होती है, उसकी स्पीड इतनी हाई नहीं होती है, हमें उसको एक्सेलरेट करवाना होता है ताकि ये स्क्रीन तक पहुंच जाए। तो साथ में हमने क्या लगाया है? एक्सेलरेटिंग एनोड लगाया है। एक्सेलरेटिंग और फोकसिंग एनोड। एक्सेलरेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड का काम ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स थर्मियोनिक इमिशन के थ्रू कैथोड से निकल जाए तो ग्रिड में आएंगे। अब ग्रिड में ये गैदर होंगे, ग्रिड से फर्दर ये जो एक्सेलरेटिंग एनोड होता है, फोकसिंग एनोड होती है, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि एक्सेलरेटिंग एनोड और ये फोकसिंग एनोड ये दोनों हाईली पॉजिटिव चार्ज होते हैं और ग्रिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या ग्रिड इटसेल्फ उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, लिहाजा ग्रिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो फोकसिंग और एक्सेलरेटिंग प्लेट उसको अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करवा देगा, यानी हाई स्पीड के साथ ये एक्सेलरेटिंग प्लेट और फोकसिंग एनोड की तरफ ट्रेवल करेंगे, मूव करेंगे। अब ये जो मैंने इस तरह एक बीम से ड्रा की, ये इलेक्ट्रॉन बीम है जो इस कैथोड रे या थर्मियोनिक इमिशन के थ्रू पैदा हुआ है। अब एक्सेलरेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड से जैसे ही ये पास हो जाए तो ये एक्सेलरेट हो जाएगा। फोकसिंग एनोड का स्पेसिफिक पर्पस है कि ये स्क्रीन पर उसको फोकस करवा देते हैं, विद हाई स्पीड हाई वेलोसिटी के साथ उसको एक्सेलरेट करवा देते हैं। अब
ये जो पोर्शन था ये एक्सेलरेटिंग और फोकसिंग इनोड तक, ये इलेक्ट्रॉन गन का वो पोर्शन था उसके अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन गन की हो गई। अब नेक्स्ट हमारे पास डिफ्लेक्शन सिस्टम आता है। डिफ्लेक्शन सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम पैदा होते हैं उसको इस एंटायर स्क्रीन पर, पूरे स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली उसको स्वीप करवा देते हैं, मूव करवा देते हैं। सो एक्चुअली इट कंसिस्ट ऑफ टू मैकेनिज्म, एक हमारे पास वाई प्लेट होता है, दूसरा हमारे पास एक्स प्लेट होता है। ये डिफ्लेक्शन सिस्टम के पोर्शन में आते हैं। वाई प्लेट का काम ये होता है कि जो हमारे पास स्क्रीन होते हैं सीआरटी कैथोड रेज ट्यूब का जो स्क्रीन होते हैं, तो एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं, दूसरा वर्टिकल एक्सिस होता है। सो द फंक्शन ऑफ वाई प्लेट इज दैट टू मूव द इलेक्ट्रॉन बीम वर्टिकली ऑन द एंटायर स्क्रीन, पूरे स्क्रीन पर वर्टिकली इसको क्या करेगा, स्वीप करेगा, मूव करवाएगा। एक्स प्लेट का काम ये होता है कि ये हॉरिजॉन्टली उस पूरी स्क्रीन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम को स्वीप करेगा ताकि इस पूरे स्क्रीन पर हमें पिक्चर मिले। क्योंकि देखो सीआरटी में जो हम पिक्चर देखते हैं वो तो एक जगह पर नहीं होता ना, अगर ये रिफ्लेक्शन सिस्टम ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन बीम तो आता है और स्पेसिफिक एक स्पॉट को यहाँ पर बना देता है, यानी सिर्फ यहाँ पर पिक्चर होगी, यहाँ पर फ्लैश होगी, लाइट होगी। अब हमें तो ये नहीं चाहिए, हमें तो पूरी स्क्रीन पर रोशनी देनी चाहिए ताकि हम पिक्चर को क्लियरली देख सके जो भी उसके अंदर ग्राफ बनता है। दैट्स व्हाई हम डिफ्लेक्शन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, वाई प्लेट और एक्स प्लेट इस्तेमाल करेंगे। वाई प्लेट वर्टिकली इस पूरी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम को स्वीप करेगा, जबकि एक्स प्लेट हॉरिजॉन्टली उस पूरी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करेगा, स्वीप करेगा। एंड एज अ रिजल्ट लास्ट में हमें स्क्रीन पर जो पिक्चर मिलेगी तो पूरा स्क्रीन हमारे पास रोशन होगा, हमें क्लियर ग्राफ और इमेज मिलेगी। आखिर में हमारे पास स्क्रीन होता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन बीम जो इन तमाम सिस्टम से, प्लेट से पास होकर इधर स्क्रीन तक पहुंचेगा तो इसके पास हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी ये जो इलेक्ट्रॉन बीम आपको दिखाई देता है इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो ये हाई स्पीड के साथ आएगा और इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को हिट करवा देगा। तो जैसे जिस पॉइंट को वो हिट करवा दे तो वहां पर एक स्पॉट सी बन जाएंगी, जिस तरह मैंने यहाँ पर ड्रा किया है, ये मैंने एक स्पॉट बनाया हुआ है। अब स्क्रीन का जो इंटरनल पोर्शन होता है, इनर साइड होता है, तो उसको हम या तो जिंक सल्फाइड से या फास्फोरस से उसको हम कोट करवा देते हैं। तो देखो मैंने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन गन में भी ये आपको बताया था कि देखो ये मैं जिंक का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये उसकी न्यूक्लियस है और ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है। अब इलेक्ट्रॉन जिंक की मैं बात करूं, जिंक सल्फाइड की मैंने कोटिंग की हुई है, तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के शेल में मौजूद है। अब इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी है वो आके इसके साथ टकराएगी। जिंक इधर आपने जिंक लगाया है ना इंटरनल साइड पर, तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को ले लेगा। जब एनर्जी ले लेगा तो वो लोअर शेल को छोड़कर हायर शेल की तरफ आ जाएंगे। अपॉन डी एक्साइटेशन, जब लोअर से हायर की तरफ जाता है इसको एक्साइटेशन कहते हैं, जब हायर से दोबारा लोअर की तरफ आ जाए इसको कहते हैं डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अपॉन डी एक्साइटेशन ये एक फ्लैश की सूरत में एनर्जी को रिलीज करेगा जो कि विजिबल रेंज में लाई करती है। और ये जो हमारे पास कैथोड रेज ट्यूब का जो स्क्रीन इस तरह होता है, ये कुछ इस तरह होता है, ठीक है। यहाँ पर ग्राफ बनते हैं, साइनोसाइडल या कोई भी जो ग्राफ बनता है तो हमें स्क्रीन पर क्या मिलती है, पिक्चर मिलती है, रोशनी मिलती है और हमें उस ग्राफ को, उस पिक्चर को हम क्लियरली देख सकते हैं। सो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। ये डिपेंड करता है तीन फैक्टर पर, इलेक्ट्रॉन गन पर मुश्तमिल होता है, डिफ्लेक्शन सिस्टम पर और स्क्रीन पर, और ये उसका वर्किंग मैकेनिज्म है। अब यूजेस ऑफ सीआरओ क्या है या कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 1 वेवफॉर्म विजुअलाइजेशन। पहला फंक्शन तो इसका ये है कि सीआरओ के थ्रू हम डिफरेंट वेवफॉर्म को स्टडी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने कोई सिग्नल जो है, कोई भी सोर्स मैंने उसके साथ कनेक्ट किया है कैथोड रेज ट्यूब डिवाइस के साथ, तो इसके अंदर ये ग्राफ किस तरह बनता है। तो देखो अगर ये इस तरह हमारे पास प्लॉट बनता है, उसकी ग्राफ आती है, तो ये साइन की है, उसके ऊपर डिफरेंट नॉब्स होते हैं, बटन्स होते हैं। अगर हमें साइन के ग्राफ को हमने स्टडी करना है तो साइन के बटन को आप प्रेस करें, लिहाजा उसके अंदर जो ग्राफ बनेगा ना तो वो कुछ इस तरह बनेगा, साइनोसॉइडल ग्राफ। इस ग्राफ को हम कहते हैं साइन ग्राफ। अब देखो ये अल्टरनेटिंग करंट हमने इसको प्रोवाइड की है, करंट वो रैपिडली एक सेकंड के अंदर 50 टाइम जो है अपनी पोलैरिटीज को चेंज करता है, 50 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब वैसे हम उसको नहीं देख सकते, लेकिन सीआरओ के थ्रू हम क्या करते हैं, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम उसको कर सकते हैं, हम इजीली उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। दूसरा उसका जो यूज है तो है फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट। सीआरओ के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी की मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है या जो चीज आपने सोर्स के साथ आपने कनेक्ट की है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर हमें
टाइम पीरियड के बारे में पता चल जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो अगर मुझे टाइम का पता चल गया तो हमें फार्मूला हमें पता है कि F इज इक्वल टू 1/t। तो टाइम पीरियड मुझे पता है, सो बाय यूजिंग दिस फार्मूला वी कैन इजीली फाइंड द फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी या जो सोर्स आपने उसके साथ कनेक्ट किया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो इसके जरिए से हम फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट भी कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है फेज मेजरमेंट। फेज मेजरमेंट किस चीज को कहते हैं? फेज आपके पास द क्वांटिटी व्हिच शो द स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड फेज। इसको हम फेज कहते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ग्राफ है। फेज का मतलब क्या है इसको सीखिए। यहां से ये 0 है, ये 1 होता है, ये -1 होता है। 0 से स्टार्ट होता है अल्टरनेटिंग, ये जो आप साइनसॉइडल वेव्स होती है तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, इस तरह ये मूव करते हैं। अब ये हो गया, लेकिन अगर मेरे पास दो है, एक नहीं है दो है मेरे पास, लेट्स सपोज अगर मैं कोसाइन की बात करूं, cos फंक्शन की मैं बात करूं, तो वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, वो 1 से स्टार्ट होता है। तो मैं इसको यहां से स्टार्ट करवा दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह प्लॉट करवा दूंगा, इस तरह मेरे पास इसकी ग्राफ बनेगी। अब इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री का फर्क है, तो इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस है, यस। तो जो स्क्रीन पर हमें इस तरह मिलेगा ना कि तो का जो आपके पास सीआरटी का स्क्रीन होता है, तो उसमें इस तरह ये दोनों फंक्शन बने होते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कितनी होगी, 90 डिग्री का। क्योंकि देखो ये जब 0 पर है तो उसकी जो आपके पास वैल्यू है वो 0 है। साइन 0 किस चीज के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, जबकि cos 0 किस चीज के बराबर होता है, 1। तो cos फंक्शन साइन फंक्शन से 90 डिग्री लीड करवा देते हैं, उससे 90 डिग्री आगे होता है। तो हम फेज मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ट्रबल शूटिंग सर्किट, अगर हम कोई नया सर्किट डिजाइन करें ना, इंजीनियर नया सर्किट डिजाइन करे, तो उसमें हम एरर को, फॉल्ट को, मैन्युफैक्चरिंग एरर को सीआरओ के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते कि इसके अंदर कोई मिसबिहेव तो नहीं है, इसमें कोई नॉइस का, एटेन्यूएशन का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हम सीआरओ के जरिए से उसको डिटेक्ट कर सकता है। मेडिकल पर्पस के लिए भी हम सीआरओ को इस्तेमाल करते हैं। देखो हम ईसीजी करते हैं ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हार्ट की जो एक्टिविटी को हम स्टडी करते हैं, तो हमारे पास उसका एक ग्राफ इस तरह बनता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे पास उसके लिए जब हम हार्ट की एक्टिविटी को ये ईसीजी करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा इस किस्म का। तो एक्चुअली वहां पर भी जो डिवाइस पड़ा होता है, जिस डिवाइस के थ्रू करते हैं, तो वो सीआरओ ही होता है। इसी के थ्रू हम हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी कर सकते हैं। दूसरा मैंने लिखा है ईईजी, दोनों में फर्क है। एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी हम इसको कहते हैं। दूसरा आपके पास है इलेक्ट्रोएंसेफालोग्राम। इलेक्ट्रोएंसेफालोग्राम या ईईजी, ये हम ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह ईसीजी होती है, इसी तरह प्लॉट ब्रेन के लिए भी बनता है, लेकिन ईसीजी में हम हार्ट के फंक्शन को स्टडी करते हैं, ईईजी में हम ब्रेन के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। लास्ट फंक्शन हमारे पास है एजुकेशन। एजुकेशन पर्पस के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। सीआरओ हमारे पास लैब में पड़ा होता है, इसके थ्रू हम ये जो साइनसॉइडल वेव्स है, स्क्वायर वेव्स है, ट्रायंगुलर वेव्स है, सॉटूथ वेव्स है, कोसाइन फंक्शंस हमारे पास बनते हैं। तो हम स्टूडेंट को क्लियरली जो है सीआरओ के थ्रू हम लैब में पढ़े होते हैं, हम उसको दिखा सकते हैं, उसकी वो बेहतर अंडरस्टैंडिंग कर सकती है। अगर हम वैसे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करें कि ये इस तरह है, इस तरह बनता है, लेकिन नहीं, जब हम डिवाइस के थ्रू प्रैक्टिकली बंदा देख ले तो उसको तो आसानी से क्लियरिटी हो जाएंगे, बेहतर तरीके से समझ आता है। तो एजुकेशन पर्पस के लिए भी हम सीआरओ को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वेवफॉर्म का लास्ट में हेडिंग किया है कि ये वेवफॉर्म किस तरह बनता है। तो ये असल में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की, किसी भी अल्टरनेटिव क्वांटिटी की। अगर हमारे पास ग्राफ इस तरह है, लाइक दिस, ये ग्राफ है, तो ये साइन के लिए है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 90, 182, 70, 360 डिग्री, इस तरह कंप्लीट एक रोटेशन करता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं साइनसॉइडल या साइन ग्राफ। अगर हमारे पास ये ग्राफ बने स्क्वायर, मैंने शुरू में बताया था कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म के नॉब्स होते हैं और वहां पर डिफरेंट फंक्शन होते हैं। अगर आप साइनसॉइडल को स्टडी करना चाहते हैं तो हम साइन के बटन को प्रेस करते हैं, फिर ये इसका इस तरह ग्राफ जनरेट करेगा। अगर हम स्क्वायर वेव को स्टडी करना चाहिए तो वो हम स्क्वायर वेव भी जनरेट कर सकते हैं। बुक में अगर आप इसी का पिक्चर देखें तो ये सारे आपको क्लियरली वहां पर मेंशन है। स्क्वायर वेव भी हम उससे स्टडी कर सकते हैं। ट्रायंगुलर जो आपके पास वेवफॉर्म्स है, ये जो ग्राफ प्लॉट बनते हैं, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। और सॉटूथ जो है, ये आखिर में जो मैंने बनाया हुआ है, इसको भी हम सीआरओ से डिटेक्ट कर सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं। इन समरी सीआरओ हमारे पास क्या होता है, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए से हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल की ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, उसको ड्रा कर सकते हैं, उसका वेवफॉर्म असल में किस तरह बनता है।
इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, उसके एम्पलीट्यूड को, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम डिक्रीज भी कर सकते हैं, यानी ये वर्सटाइल होता है, हम उसको अपनी मर्जी से जो है क्लियरली देखने के लिए हम उसको चेंज कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन गन होता है, डिफ्लेक्शन सिस्टम होता है और आखिर में स्क्रीन होता है। इलेक्ट्रॉन गन हमने लास्ट लेक्चर में भी उसको स्टडी किया है कि जिसका फंक्शन ये होता है कि एक फोकस और एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम को वो जनरेट करे, डिफ्लेक्शन सिस्टम से पास होगा ताकि पूरी स्क्रीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम को स्वीप करे और हमें पूरा पिक्चर मिले। और स्क्रीन का फंक्शन ये होता है जहां पर इमेज बनती है, इसके बैक साइड पर हमारे पास या तो जिंक सल्फाइड या फास्फोरस या कोई और हम जो मटेरियल है उसकी कोटिंग करते हैं ताकि हमें कलरफुल पिक्चर मिले। डिपेंड करता है रेड ब्लू ग्रीन हमारे पास ये होता है एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के दौरान फ्लैश की सूरत में जो है एनर्जी रिलीज होती है जो कि विजिबल रेंज में लाई करते हैं और हमें स्क्रीन पर उसकी पिक्चर मिलती है। और ये उसकी यूजेस है, ये जो यूजेस है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिखवा दूंगा और यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया कि इसका फंक्शन ये होता है। अगर हम डिस्क्रिप्शन ये जो उसकी डिटेल है हम वैसे लिख दे तो फर्दर जो है वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। सो दिस इज द बेसिक वर्किंग ऑफ कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। थैंक यू सो मच।